नमस्कार। वीडियो टीचिंग में देखते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी, जो कि पीटी स्पेशल है। और देखें ये लेक्चर बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित है। एनजीएस वर्ड के एक महत्वपूर्ण नोट बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित है। और इस पर देखें तो महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो प्लीज़ अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देखते रहें इस चैनल पर जा करके। तो इस पर देखें कौन कौन से लेक्चर बनाए गए हैं। तो हिस्ट्री के अंतर्गत इंडियन हिस्ट्री के तीनों पार्ट, एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न हिस्ट्री के बनाए जा चुके हैं। ज्योग्राफी के दोनों पार्ट, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण पार्ट बना के चैनल पर अपलोडेड हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के भी महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद हिंदी पर आधारित जो 6 टॉपिक है आर के लिए महत्वपूर्ण रूप से लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद करंट अफेयर्स पर महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को देखते रहें। इसके बाद देखें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षा के लिए यह अंक अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ही आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025 के लिए भी लेक्चर अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके अलावा एसपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत देखें तो 71वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम, एमपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, यूपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा की परीक्षाओं के भी महत्वपूर्ण टॉपिक में शामिल है। एसएससी पीटीपीएससी द्वारा आयोजित पेट 2025 के लिए भी लेक्चर अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं, जो कि बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित है। इसके लेक्चर को यानी इस पर आधारित एक महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। तो इस पर जो पूर्व में लेक्चर बनाए गए हैं उस पर इसमें जो है पूर्वावलोकन के दृष्टिकोण से इस नोट्स को एक बार डीपली आप देख लें। इसकी शुरुआत जैव विविधता से होती है, यानी जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। तो ये सारे जो टॉपिक है यानी जो नोट्स है इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो इसको एक बार आप डीपली देख लें, एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक। तो इसको एक बार आप डीपली देख लें, क्योंकि पूरे लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर हम इस पर चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। इसको एक बार आप डीपली देख लें गहन दृष्टिकोण के रूप में। ये सारी जानकारी पूरे लेक्चर में हम दे चुके हैं, तो आप एक बार इसको देख लें, एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो आगामी लेक्चर है वो यानी आज का लेक्चर इस यहाँ से यानी हमने जो है वेद 2024-25 को इसमें अपडेट कर लिया है। आप इसको देख सकते हैं पूरे लेक्चर में। आज का लेक्चर शुरू करते हैं पर्यावरण के संगठक के रूप में, यानी इसमें कंपोजिशन आप इन्वायरमेंटल के रूप में देखें तो इसके देखें 3 संगठक है। पर्यावरण के कितने पार्ट हैं? संगठक 3 है। पहला जैविक, दूसरा अजैविक संगठक या इसको भौतिक संगठक कहते हैं, और तीसरा इसका ऊर्जा संगठक। एग्जाम टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैविक संगठन को देखें तो पुनः 3 भागों में बढ़ जाता है। पादप यानी पौधे, जीव यानी जीव जंतु, जीव जो होते हैं मतलब जो आपके यानी पादप अलग पार्ट हो गया जिसको बॉटनी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जीव जो होते हैं जूलॉजी के अंतर्गत इसको अध्ययन किया जाता है, जूलॉजी। और बायोलॉजी में ये सभी शामिल होते हैं। सूक्ष्म जीव तीसरा, जैविक संगठन तीसरा भाग सूक्ष्म जीव होते हैं। माइक्रो जो जीव होते हैं वो सूक्ष्म जीव होते हैं। जैविक संगठक, अजैविक, ये जैविक संगठक रहा। अजैविक संगठक या भौतिक कौन होते हैं? ये भी 3 प्रकार के, स्थल, वायु, जल। ऊर्जा संगठक 2 प्रकार का, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें। इसके बाद देखें यहाँ पर आपका जो है मानव, यानी यहाँ पर ध्यान दें पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक हमने देखा, पर्यावरण के संगठक के रूप में हमने ये देख लिया कि जो 3 प्रकार का, तीनों प्रकार के भी भाग में थे। पर्यावरण के आप घटक देते हैं। संगठक के बाद घटक कौन से है? तो इसमें आपका जो होगा एक मानव निर्मित घटक होगा, एक प्राकृतिक घटक होगा। तो यहाँ मानव द्वारा निर्मित यानी मानव निर्मित घटक कौन पर्यावरण के बनते हैं? तो स्मारक, उद्योग, पार्क, इमारतें, सड़क और अन्य हैं। और मानव में व्यक्ति, परिवार, समुदाय और अन्य भी पर्यावरण के घटक हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के घटक देखें तो स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल आते हैं इसके अंतर्गत। इसके बाद धारणीय या सतत विकास देखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत। तो सतत विकास की संकल्पना, सतत विकास संकल्पना का वास्तविक विकास 1987 में WCED ने हमारा साझा भविष्य और कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट, जिसे द बर्टलैंड रिपोर्ट के नाम से इम्पोर्टेंट है। द बर्टलैंड रिपोर्ट पूछ देगा किसके नाम से जानते हैं? तो यही सतत विकास की संकल्पना का वास्तविक 1987 में WCED ने हमारा साझा भविष्य के तहत किया था, जिसे ही बर्टलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति से समझौता किए बिना, यानी जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी करता सतत विकास कहलाता है। सतत विकास की डिफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि बर्टलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य उद्देश्य इसके क्या है? तो समता और न्याय की स्थापना करना, दुरुपयोग और व्यर्थ उपयोग पर नियंत्रण करना, प्रौद्योगिकी और तकनीकी खोज जो पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करे, संस्थाओं का विकेंद्रीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की योजना बनाना, देशों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देना, इसके जो है मुख्य उद्देश्य शामिल हैं। सतत विकास के मूलभूत विचार यानी फंडामेंटल आइडियाज ऑफ ST का मतलब ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें इसके मूलभूत विचार में नवीनीकरण आता है,
यानी रीन्यूएबिलिटी आती है, प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन आता है, आत्मनिर्भरता इंटरडिपेंडेंस आता है, अनुकूलनशीलता एडाप्टिबिलिटी आती है, संस्थागत प्रतिबद्धता इंस्टीट्यूशनल कमिटमेंट। इसके जो देखें तो ये 5 प्रकार के जो मूलभूत विचार शामिल है सतत विकास में। इसके बाद देखें तो इसमें कॉमन क्या है, ये आपका आर्थिक है, सामाजिक है, पर्यावरणीय है, और बीच वाला तीनों में जो देखें तो ये भाग जो मिल रहा है संपूर्ण सरिता कहलाता है। तीनों में यानी आर्थिक में, इकोनॉमी में, सोशल में और इन्वायरमेंटल का जो बीच तीनों जो कॉमन है वो संपोषणीयता कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सतत विकास के अंतर्गत। सतत विकास को प्राप्त करने की रणनीति है यानी स्ट्रैटेजी क्या है, सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करने की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। तो ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग करना, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग करना चाहिए, स्वच्छ घरेलू ईंधन अपनाना चाहिए, पारंपरिक ज्ञान और व्यवहार अपनाना चाहिए, पर्यावरण हितैषी नवीन तकनीक का प्रयोग पर बल देना चाहिए, अपनाना चाहिए, जनसंख्या वृद्धि को कम करना चाहिए, पारिस्थितिकी संरक्षण यानी प्रकृति को संरक्षण करना चाहिए। इसके बाद देखें स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शासन को मजबूत करना चाहिए। 2015 के पश्चात विकास एजेंडा अंगीकृत करने के लिए न्यूयॉर्क में सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक के तौर पर 17वां संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। SDG 2030 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। SDG 2030 इसने सहस्राब्दी विकास लक्ष्य का स्थान लिया। 193 सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UN में कितने सदस्य हैं, 193 सदस्य हैं, में इस नई रूपरेखा अपनी दुनिया में बदलाव टिकाऊ विकास के 2030 तक एजेंडा को अंगीकार किया। यानी इसमें क्या टॉपिक है, किस थीम के तहत किया गया था, अपनी दुनिया में बदलाव टिकाऊ विकास के लिए 2030 तक का एजेंडा को अंगीकार किया। इसमें अगले 15 साल के लिए 17 लक्ष्य और 169 प्रयोजन तय किए गए। याद रखना है अगले 15 वर्ष का मतलब कहाँ से था, 2015 से लेकर 2030 तक, 2015 से 2030 तक इसमें देख सकते हैं। और इसमें लक्ष्य कितने हैं, 17 लक्ष्य हैं और 169 प्रयोजन हैं। 169 का मतलब 13 का वर्ग कर देंगे तो 169 आ जाएगा। 169 जो है इसमें याद रख सकते हैं कि 169 इसमें प्रयोजन तय किए गए हैं और 17 लक्ष्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण तथ्य यानी मेन फैक्ट देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम IUCN द्वारा किया गया, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा किया गया, ऊपर हमने देख लिया था। धारणीय विकास की अवधारणा का प्रतिपादन WECD की ब्रटलैंड रिपोर्ट 1987 में किया गया। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में दी गई। छाता अम्ब्रेला विधान पर्यावरण संबंधित है 1986 EPA वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहाँ पूछता है कि अम्ब्रेला जो विधान है छाता विधान किससे संबंधित है, पर्यावरण संबंधित है। रियो +5 1997 यानी 1992 था, रियो वाला 1992, 5 जोड़ देंगे 97 न्यूयॉर्क में हुआ था। यानी रियो कहाँ हुआ था, ये ब्राज़ील के रियो में, आप 5 जोड़ देंगे +5 1997 न्यूयॉर्क में हुआ। भारत में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना 1982 में की गई थी। आगे देखें SDG पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता समय यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता समय कौन से पृथ्वी सम्मेलन से प्रथम इसमें है तो 1992 में 100 से अधिक देशों के शासनाध्यक्ष ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी तत्कालीन समस्याओं का समाधान खोजने के उद्देश्य मिले थे। नोन एज एजेंडा 21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये इसी को जो होता है पृथ्वी सम्मेलन जो इसी में नोन एज एजेंडा 21 अक्सर एग्जाम पूछा एजेंडा 21 किससे संबंधित है तो ये 1992 में 100 से अधिक देशों के जो रीजन सम्मेलन हुआ था पृथ्वी सम्मेलन यहीं से एजेंडा 21 सम्मिलित है। इसमें देखिए तो जलवायु परिवर्तन अवसर प्लस जैव विविधता पर अवसर पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें किस पर हस्ताक्षर किए, जलवायु परिवर्तन अभी समय पर हस्ताक्षर और जैव विविधता अवसर पर हस्ताक्षर सिग्नेचर किए गए। इसके बाद देखें रियो +10 रियो कब था 1992, 10 का मतलब 2002 हो जाएगा। तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सम्मेलन हुआ नोन एज पृथ्वी सम्मेलन, इसको पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप नोट कर लेंगे। यानी हमने क्या कहा इसमें, पहला आप देख सकते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन था, एजेंडा 21 इसकी शुरुआत होती है और हमने देखा कि रियो +5 1997 न्यूयॉर्क में होता है और यहाँ पर देख सकते हैं 10 जब होगा तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में होता है, इसको पृथ्वी सम्मेलन का नाम जानते हैं। रियो +20 रियो डी जेनेरियो में ही होता है यानी ब्राज़ील में ही होता है 2012 में। उद्देश्य गरीबी में कमी करना, स्वच्छ ऊर्जा, सतत विकास इसके उद्देश्य थे। इसका प्रकाशन WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा द फ्यूचर ऑल वांट नाम से हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये रियो +20 है, इसका प्रकाशन कौन किया, WTO किया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया, विश्व व्यापार संगठन द्वारा किया गया
और इसका किस नाम से, द फ्यूचर ऑल वांट, यानी भविष्य जो हम सभी चाहते हैं। इसके बाद SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021 देखें तो यह है यानी SDG सतत विकास लक्ष्य भारत, यानी इसमें भारत के सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में क्या है, इसमें नीति आयोग इसको रिलीज करता है, ध्यान देना। चूँकि इसको अपडेट जो है पर्यावरण यानी करंट अफेयर्स में किया गया है, इसलिए यहाँ पर इसको हम केवल जानकारी के रूप में देख लेते हैं। तो ये याद रखना है कि जो इसको जारी कौन करता है, नीति आयोग जारी करता है भारत के संदर्भ में। और इसमें 2000 इंडिया रैंक यानी पूरे वर्ल्ड में देखें तो SDG जो गोल है उसमें इंडिया का रैंक 120वां है। और टॉप 5 स्टेट में पहले स्थान केरल, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु दूसरे स्थान, तीसरे आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड है। और इसमें टॉप में सिक्किम भी है, अंतिम राज्य इसमें बिहार है। SDG इंडिया इंडेक्स 2023 भारत 112वें स्थान पर, यानी 21 में कितना था, 21-22 में 112वें स्थान, 120वें स्थान पर। और 2023 में 112वें स्थान पर। यूएनओ द्वारा सतत विकास लक्ष्य 2002 को घोषित किया गया था, यानी यूएनओ जो घोषित करता है लक्ष्य वो 2002 को सतत विकास लक्ष्य घोषित किया था यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। तो अपडेट कर देते हैं, देखें तो SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 को देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम SDG इंडिया इंडेक्स, SDG इंडिया इंडेक्स का प्रकाशन वर्ष 2018 में किया गया था। SDG इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड संयुक्त राष्ट्र भारत एवं UNDP इंडिया की साझेदारी में नीति आयोग की एक पहल है। इसका उद्देश्य SDG को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति के आधार पर भारतीय राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों को रैंकिंग प्रदान करना है। स्मरणित तौर देखें तो 12 जुलाई 2024 को नीति आयोग द्वारा SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 चौथा संस्करण जारी किया गया। इस इंडेक्स में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा लॉन्च किया गया। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 का केंद्रीय विषय देखें विकसित भारत की ओर सतत प्रगति, समावेशी विकास, टुवार्ड्स विकसित भारत सस्टेनेबल प्रोग्राम इंक्लूसिव ग्रोथ इसमें था। SDG इंडिया इंडेक्स का चौथा संस्करण 2023-24 16 लक्ष्यों एवं 17वें लक्ष्य पर गुणात्मक विश्लेषण क्वांटिटी एनालिसिस 17 उपलक्ष्यों को 113 संस्करण आधारित था। SDG इंडिया इंडेक्स में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को उनके समग्र SDG स्कोर के आधार पर 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। आकांक्षी, इसका देख सकते हैं 0 से 49, इसका प्रदर्शन करता, अग्रणी, लक्ष्य प्राप्त करता इत्यादि देख सकते हैं। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में भारत का कंपोजिट स्कोर 71 दर्ज किया गया है। SDG इंडिया इंडेक्स में 2023 में भारत का कंपोजिट स्कोर कितना था, 71 दर्ज किया गया है। वर्ष 2020-21 और वर्ष 2023-24 के मध्य देश में SDG 1 किस संबंधित, गरीबी उन्मूलन, SDG 8 सभ्य कार्य और आर्थिक विकास संबंधित, SDG 13 देखें तो जलवायु कार्रवाई महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की और इन लक्ष्यों के संदर्भ में भारत अग्रणी की श्रेणी में आ गया है। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में देश के सभी राज्यों में समग्र स्कोर में सुधार किया गया। वर्ष 2023-24 कुल 32 राज्य केंद्रशासित प्रदेश अग्रणी की श्रेणी में स्थित हैं। SDG इंडिया इंडेक्स सर्वाधिक सुधार करने वाले 5 राज्य केंद्रशासित प्रदेश 2018-2023-24 के मध्य देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा सुधार जो किया, ध्यान रखें, यूपी वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश ने किया है। स्कोर में वृद्धि वर्ष 2018 से 2023-24 में देखें तो 25 है। इसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर उत्तराखंड, सिक्किम, फिर इसके बाद हरियाणा आते हैं। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में राज्यों के संयुक्त रैंकिंग में केरल, उत्तराखंड प्रत्येक का स्कोर 79 को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। पहला स्थान कौन है, तो वह उत्तराखंड और केरल रहे, दोनों का संयुक्त स्कोर जो है 79 है, दोनों को संयुक्त रूप से पहला स्थान मिला। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में चंडीगढ़ स्कोर सतत था, प्रथम स्थान चंडीगढ़ को प्राप्त हुआ है। इसके बाद देखिए SDG इंडिया इंडेक्स 2023 में शीर्ष राज्य पहले स्थान पर केरला, उत्तराखंड, फिर तमिलनाडु है, इसको देख सकते हैं, फिर गोवा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब इत्यादि देख सकते हैं। SDG इंडिया इंडेक्स 2023 में अंतिम 6 स्थानों देखें तो सबसे अंतिम स्थान देखें तो आपका बिहार आता है 28वें स्थान पर, इसका स्कोर 57 है। इसके बाद SDG इंडिया इंडेक्स 2023 केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्कोर देखें चंडीगढ़ का। इसके बाद ये सारे जानकारी इसमें निहित हैं। राज्यों का प्रदर्शन देखें तो आकांक्षी में कोई नहीं है, 0 से 49 पर अच्छा प्रदर्शन वाले देखें तो ये शामिल है, अग्रणी में ये शामिल है, और लक्ष्य प्राप्तकर्ता में कोई नहीं है। यानी उत्तर प्रदेश को देखें तो इसमें अग्रणी फ्रंटियर राज्य में शामिल हो गया, 65 से 99 के बीच में है। इसमें देख सकते हैं उत्तर प्रदेश ये शामिल है, यानी इतने जो शामिल हैं। और आकांक्षी में कोई नहीं है, लक्ष्य प्राप्तकर्ता में कोई भी शामिल है। केंद्र शासित प्रदेशों में देखें आकांक्षी में कोई नहीं है, अच्छा में भी कोई नहीं केंद्र शासित प्रदेश में है। में इसको देख सकते हैं, लक्ष्य प्राप्तकर्ता में कोई। SDG लक्ष्य आधारित शीर्ष राज्य केंद्र शासित प्रदेश देख सकते हैं। गरीबी उन्मूलन में यानी लक्ष्य 1 गरीबी उन्मूलन, इसमें तमिलनाडु, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव है। और लक्ष्य 2 भूखमरी की समाप्ति में देखें 2 है, केरल, पुडुचेरी। लक्ष्य 3 अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण में गुजरात और दिल्ली शामिल हैं। लक्ष्य 4 गुणवत्तापूर्वक शिक्षा में केरल और दिल्ली है। लक्ष्य 5 लैंगिक समानता, इसमें नागालैंड, लक्षद्वीप शामिल है। लक्ष्य 6 स्वच्छ एवं जलवायु, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता है, इसमें अंडमान, गोवा, अंडमान निकोबार देशों में। लक्ष्य 7
सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा है, ये देख सकते हैं इसमें उत्तर प्रदेश शामिल होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें राज्य शामिल हैं। तो यहाँ पर देखा जा सकता है जो उत्तर प्रदेश जो है लक्ष्य 7 वाले में है, सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा में। लक्ष्य 8 सभ्य कार्य एवं आर्थिक विकास, हिमाचल प्रदेश लद्दाख है। लक्ष्य 9 उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचे, गोवा पुडुचेरी। लक्ष्य 10 असमानताओं के, गोवा पुडुचेरी। लक्ष्य 11 सतत शहर और समुदाय, महाराष्ट्र चंडीगढ़। लक्ष्य 12 उत्तरदायी उपभोग उत्पाद, त्रिपुरा जम्मू और कश्मीर। लक्ष्य 13 जलवायु कार्रवाई, सिक्किम तमिलनाडु चंडीगढ़। लक्ष्य 14 जल के नीचे जीवन, पश्चिम बंगाल है। लक्ष्य 15 भूमि पर जीवन, इसमें देख सकते हैं कितने राज्य हैं। और लक्ष्य 16 शांति न्याय मौजूद संस्थाएं में गुजरात और लद्दाख हैं। एक और रिपोर्ट को इसमें शामिल कर लेते हैं, मानव विकास रिपोर्ट 2025 को इम्पोर्टेंट है। देखिए 6 मई 2025 को जारी किया गया UNDP द्वारा और 1990 में यह वार्षिक आधार पर प्रकाशित किए जा रहे मानव विकास सूचकांक को आप देख सकते हैं। और इसमें देखिए मानव विकास सूचकांक की अवधारणा विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक था नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने किया था। और देखें ये 6 मई 2025 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा यह किस नाम से जारी किया गया, तो यह है चयन का प्रश्न, लोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में संभावना, ए मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज AI। ये सारी जानकारी इसमें कवर की गई है। मानव विकास सूचकांक 2025 को देख सकते हैं, हालांकि भारत के संदर्भ में हम देख लेते हैं इसको, यानी सारी जानकारी इसमें दी गई है। इसमें देख सकते हैं इस वर्ष के सूचकांक आइसलैंड 0.972 HDI मुल्क के साथ शीर्ष स्थान पर, जबकि नॉर्वे तथा स्विट्जरलैंड यानी संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर। सूची में डेनमार्क चौथे, जर्मनी एवं स्वीडन संयुक्त रूप से 5वें स्थान पर है। वर्ष 2023 मानव विकास दृष्टि से सबसे दयनीय स्थिति दक्षिण सूडान की 193 ने की, सबसे नीचे है। इसके बाद सोमालिया है, इसके बाद मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चार्ट इतना है। ऐसे ज्ञातव्य 2022 मानव विकास संदर्भ सबसे दयनीय स्थिति सोमालिया की थी। भारत के संदर्भ में देखें तो HDI मूल्य भारत का 0.68 के साथ सूची में 130वीं रैंक है। वर्ष 1990 से 2023 के अवधि में भारत के HDI मूल्य में औसतन 1.31 प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2023 में भारत के जन्म के समय जीवन प्रत्याशा यानी सारी जानकारी इसमें दी गई है, देख सकते हैं। सार्क देशों में देखें तो श्रीलंका की रैंक सबसे अच्छी है, 89 है। मालदीव की 93, भूटान 125 भारत से बेहतर थी, जबकि बांग्लादेश संयुक्त रूप से भारत के साथ 130वें स्थान पर। नेपाल की रैंक 145, पाकिस्तान के 168, अफगानिस्तान 181वें स्थान, भारत से निम्न स्तर पर यह है या नीचे हैं। तो करंट से हटकर मेन पॉइंट पर लौटते हैं, था ज़्यादा विस्तार हो जाए। करंट में उसको कवर कर लिया गया है, करंट वाले पार्ट को इस लेक्चर में जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखें तो 17 सतत विकास लक्ष्य कौन से हैं, तो हालांकि हमने करंट अफेयर्स के रूप में जो राज्य वाइज देख लिया था, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं SDG 1 इसमें इसमें देख सकते हैं जो 17 विकास लक्ष्य एजेंडा जो 2030 में SDG 1 जो गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति है। SDG 2 देखें तो भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है। SDG 3 जो है स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना है। SDG 4 समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। SDG 5 लैंगिक समानता के साथ महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना है। और SDG 6 स्वच्छता और पानी का सतत प्रबंधन करना। SDG 7 सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ, आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच बनाना है। SDG 8 देखें तो आर्थिक विकास और उत्पादक रोजगार तथा बेहतर कार्य को बढ़ावा देना है। SDG 9 समावेशी और सतत औद्योगिक को बढ़ावा देना है। SDG 10 देशों के बीच व्याप्त असमानता को कम करना। SDG 11 टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण करना है। और SDG 12 देखें तो यह है अस्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। SDG 13 जलवायु परिवर्तन उसके प्रभाव से निपटने के लिए कार्रवाई है। SDG 13 इंपॉर्टेंट है। SDG 14 देखें तो महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना है। SDG 15 स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता को सुरक्षित करना। SDG 16 शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देना है। SDG 17 वैश्विक भागीदारी को सुनिश्चित करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नोटेड पॉइंट इसमें देखें, SDG अक्सर एग्जाम पूछ देता है। तो SDG 1 क्या है, गरीबी को सभी रूप में समाप्ति है, गरीबी संबंधित है, गरीबी की समाप्ति से संबंधित। SDG 2 भूख की समाप्ति से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्वास्थ्य, हेल्थ और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना SDG 3 है। और समावेशी और गुणवत्ता शिक्षा जो है 4 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5वां भी इंपॉर्टेंट है, लैंगिक समानता, पानी, स्वच्छ इत्यादि को देखा जा सकता है। ये प्रथम 7 तक देखें तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कई बार एग्जाम पूछा मैच कराने के लिए, तो इसके बाद इसमें 13, 14, 15 इत्यादि भी मैच कराने को पूछ देता है। आप इसको देख लें, एक बार डीपली देख लें। स्मरणिक तथ्य देखें तो हरित अर्थव्यवस्था के लिए पेज का मतलब द पार्टनरशिप ऑफ एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। पेज का फुल फॉर्म यह है द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी को 2012 में हुए ब्राज़ील के रियो
20 के कॉल ऑफ एक्शन परिणाम के तहत लाया गया था। जैसे एजेंडा 21 क्या है, 1992 में जो आयोजित किया गया था रियो में, वो एजेंडा 21 था। और यहाँ पेज देखें तो रियो यानी रियो 20 के अंतर्गत कॉल एक्शन के तहत पेज लाया गया था। पेज का फुल फॉर्म द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, जो 2012 में आया था, यानी 20 साल बाद आया था रियो के। COP 26 ग्लासगो सम्मेलन पर यह देखें तो इसको ये जानकारी इसमें दी गई 26 के बारे में। और हमने लेटेस्ट देखा था कि COP 29 का आयोजन हो चुका है। COP 29 जो है अजरबैजान के बाकू शहर में जो है COP 29 का आयोजन किया गया था 11 से 22 नवंबर 2024 तक। और जो आगामी COP 30 होगा, इसमें जो COP 30 है, COP 30वां जो होगा उसका आयोजन ब्राज़ील के बेलेग, ब्राज़ील का जो शहर बेलेग है वहाँ 10 से 21 नवंबर 2025 के बीच आयोजन किया जाएगा 30वें का। तो यहाँ पर जो जानकारी COP 26 के बारे में ग्लासगो सम्मेलन तो वहाँ दिया गया। भारत द्वारा प्रस्तुत पंच पक्ष यानी पंचतत्व का या पंचामृत भारत कब दिया था, तो ये COP 26 में दिया था। यहाँ देख सकते हैं 5 है। 2030 तक भारत की गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता 500 गीगावाट तक करना। 2030 तक 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को अच्छे ऊर्जा के माध्यम से पूरी करना। 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता 45% कम करना। और इसके बाद हमने देखा था कि 2030 तक कार्बन उत्सर्जन 1 बिलियन टन करते हुए करना। 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसी के साथ साथ हमने जो देखा था CBD जो कन्वेंशन जो बायोडाइवर्सिटी पर आधारित था, उसमें COP 16 का जो आयोजन लेटेस्ट में किया गया था, COP 16 का आयोजन जो किया गया था, उसके थीम प्रकृति के साथ शांति के साथ 21 से 1 नवंबर 2024 के बीच में आयोजन किया गया था कोलंबिया के कैली में। और आगामी जो CBD जो होगा COP 17 का होगा। COP 17 का आयोजन जो देखें तो इटली के रोम शहर में 25 से 27 फरवरी 2025 को आयोजन हो चुका है, क्योंकि फरवरी में ही आयोजन था तो इटली के रोम में इसका आयोजन हो चुका है। तो ये CBD पर COP होता है। और यह जो COP है UNFCCC यानी UN आगे इसमें होगा कि इसके द्वारा इसका जो है आयोजन किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ UNFCCC यूनाइटेड नेशन ऑफ कोऑपरेशन ऑफ COP पार्टी इसमें शामिल होता है। इसको COP के रूप में जानते हैं, वहाँ CBD के रूप में COP को जानते हैं। तो यहाँ कार्बन चक्र और जल चक्र ये अलग टॉपिक आ गई, मतलब साइंस के पार्ट में आ गया। कार्बन चक्र और जल चक्र को हम देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है, हालांकि इन्वायरमेंटल और इकोलॉजी के अंतर्गत ही है, लेकिन ये ज़्यादातर साइंस में भी कवर किए जाते हैं। तो यहाँ से अगला जो पार्ट होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।